नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी आप लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। हो सकता है फिर भी कम समय होने के कारण आपके कुछ टॉपिक्स का रिवीजन ना हो पाया हो, इसीलिए हम बाल विकास यानी सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, समावेशी शिक्षा, अधिगम विकार, आकलन, मूल्यांकन एवं वैयक्तिक भिन्नताओं से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को कवर किया है। ये आपके लिए एक बहुत ही रामबाण औषधि की तरह काम करेगा और आपकी तैयारी के लिए एकदम धार देने का काम करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय कम है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज सीटेट एग्जाम के लिए ये मेरा सीडीपी का आखिरी लेक्चर है, आखिरी वीडियो है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट एग्जाम में आपको लो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और अगर आपके लिए कहीं भी लग रहा है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है या कोई टॉपिक आपका छूट गया है, तो हमारी सीटेट प्लेलिस्ट से जाकर आप अभी भी उस टॉपिक का रिवीजन थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर 1.5x करके आप देख सकते हैं या 2x करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर काफी कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि सही एक्चुअल में आंसर क्या होगा। देखिए, प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा तब आप अच्छे से आंसर को समझ पाएंगे कि वस्तु स्थायित्व, देखिए यहाँ पर समझना आरंभ कर देते हैं। अगर वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं तो सही आंसर होगा संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। और वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, दोनों बातों में अंतर है। अगर आ जाए कि वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं तो सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पिछले कई वीडियोस पर मेरे पे ये कमेंट्स आए हैं, इसलिए मैं इस डाउट को दूर कर रहा हूं। समझना स्टार्ट करते हैं संवेदी गामक अवस्था से, जबकि कंफर्म कर लेते हैं यानी कि वस्तु स्थायित्व को बिल्कुल सही तरीके से प्राप्त कर लेते हैं तो वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक बार ये जो मैंने कटिंग लगाई है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आप बार बार इसे रिवाइज नहीं करूंगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए कि जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। ऑप्शन संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण, समंजन। सही आंसर है इसका संतुलन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ध्यान रखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम को याद रखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। ऑप्शन है परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण, वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ती चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिए, अगर यही प्रश्न लॉरेंस यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित स्तरों में पूछा जाता तो ये होता पूर्व परंपरागत, तब होता ये उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ
स्थापित करना कर देते हैं तो होगा उत्तर परंपरागत स्तर, और जीन प्याजे से संबंधित पूछा जाएगा तो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की कुल जो कुछ अन्य विशेषताएं हैं वो हैं कल्पना, ठीक है, और निगमनात्मक तर्क का विकास, ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास, अमूर्त चिंतन, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिए। और कभी कभी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। ध्यान रखना शब्द के लिए मानसिक संरचनाओं, जिसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है जीन प्याजे की थ्योरी में, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन प्याजे की शब्दावली में ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण, समायोजन, समावेशन, मौखिकीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है समायोजन, समावेशन नहीं। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, समायोजन ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लगाई है कटिंग, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ये सारी कटिंग्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि समय कम है, मैं बार बार इनको रिवाइज नहीं करूंगा। और एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर हमने पहले जीन प्याजे, फिर लॉरेंस कोहलबर्ग, इसी तरीके से 1 बाय 1 टॉपिक्स करके क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जीन प्याजे के अनुसार व्यवहारों व विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है असंतुलनीकरण, ठीक है, संकल्पना, संगठन, मिथ्या धारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है संगठन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो। तो संयोजन और पुनर्संयोजन ध्यान रखिए, व्यवस्थीकरण और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली, जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम में लाना क्या कहलाता है? संगठन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जीन प्याजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संचालन, स्कीमा, सहज क्रियाएं, संप्रत्यय। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्कीमा। सारे उसके सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है इनमें से कम 4-6 क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम इस सीटेट एग्जाम में मिल जाएं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? तो आप जानते होंगे इसका सही आंसर होगा संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक पुष्टि और प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन। इससे जो है लेव वाइगोत्स्की का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो संस्कृति, भाषा, समाज, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, इन्हीं पर इनका सबसे ज्यादा जोर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो ये ध्यान रखिए, ये टॉपिक्स की समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसकी जो चर्चा की है वो लेव वाइगोत्स्की ने की है। और इसको पाने के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, वो है पाढ़, यानी किसी भी शिक्षक द्वारा या व्यक्ति द्वारा किसी शिक्षार्थी के लिए को उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वो सहायता संकेतों के द्वारा हो सकती है, ठीक है, वो कहलाती है पाढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? समुन्नत का मतलब होता है इंग्लिश में प्रमोट करना, ठीक है, हो सकता है, ध्यान रखिए, प्रमोट करना। तो निष्क्रिय अनुकरण, ये तो कभी भी अधिगम के लिए प्रमोट नहीं करेगा। सहभागी अधिगम, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ध्यान रखिए सहभागी अधिगम या पारस्परिक शिक्षण, ठीक है, ध्यान रखिए कीवर्ड्स, या तो सहभागी अधिगम आएगा या पारस्परिक शिक्षण आएगा। कभी भी व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपक अनुक्रिया अनुकूलन, ये लेव वाइगोत्स्की के लिए यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्वलन गलत है, प्रतियोगिता गलत है, भाषा बिल्कुल सही है, आनुवांशिक विन्यास सही है। तो सही आंसर होगा भाषा। एक प्रश्न कभी कभी लेव वाइगोत्स्की से और पूछा जाता है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपनी जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें किस पहलू की उपेक्षा की है? तो वो आंसर आता है आपका जैविक पहलू की उपेक्षा की है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। मनोविश्लेषणात्मक ये फ्राइड वगैरह इससे संबंधित है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। व्यवहारवादी वाटसन, सूचना प्रसंस्करण, ये गलत है। तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस किस को महत्वता पर बल दिया है? तो दो बातें यहाँ पर कवर की हैं हमने और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 1 बाई 1 पूछी जा सकती हैं या दोनों एक साथ भी पूछी जा सकती हैं। तो लेव वाइगोत्स्की में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक तो सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है कि चर्चाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसने माना है? तो वो है लेव वाइगोत्स्की। और सामाजिक अन्योन क्रिया या सामाजिक पारस्परिकता को किसने सबसे महत्वपूर्ण माना है? तब भी लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेव वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को, लेव वाइगोत्स्की किस नहीं के, ठीक है, ध्यान रखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मैंने अभी बताया था आपके लिए, पहला ऑप्शन ही सही होगा, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ यानी कि इसका फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, पाठ मैंने बता ही दिया क्या होता है। तो ये विद्यार्थियों की भी सहभागिता, चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना, तो ये गलत हो गया। ये इन चीजों को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, प्रतिबंध नहीं लगाते लेव वाइगोत्स्की, तो ये गलत हो गया। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रियाओं में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, ये गलत है। वो कहते हैं वयस्कों का हस्तक्षेप होना चाहिए, वही तो पाठ कहलाता है। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन, तो ये तो गलत हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती हैं? अब यही मानसिक क्रियाएं अगर जीन पियाजे के अनुसार कॉन्सेप्ट आएगा तो आप जाएंगे स्कीमा पर, ठीक है, और यही लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आया है तो आप जाएंगे मनोवैज्ञानिक उपकरण। ध्यान रखिएगा मेरी बात, जीन पियाजे मानसिक प्रक्रियाएं बेटा लगाओगे आप स्कीमा, और अगर उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं लेव वाइगोत्स्की तो आप लगाओगे मनोवैज्ञानिक उपकरण। पुरस्कार, दंड, अनुकूलन, कंठस्थीकरण गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत, यहां से हमने कोहलबर्ग के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, वहां तक जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो इनके अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो जो 17 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ध्यान रखिएगा कि किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं, तो आंसर आएगा चौथा, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। अगर आपने किसी भी टॉपिक में कमजोर हैं तो हमारी सीटेट प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे डिटेल्ड वीडियो भी अवेलेबल हैं, वहां से आप देख सकते हैं। जो लोग रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, हमने इस तरीके के सारे प्रश्न कई बार कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? कुछ करना ही नहीं है, ये तो सही आंसर होगा सीधे लॉरेंस कोहलबर्ग। सिगमंड फ्राइड भी नहीं है, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया था? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ध्यान रखिए लेव वाइगोत्स्की, तो ये गलत होगा। आंतरिक बात, आत्म केंद्रित बात गलत है, तो सही आंसर बचता है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? कीवर्ड को ध्यान रखिए, दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्व परंपरागत स्तर। ध्यान रखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। पूर्व परंपरागत 4 साल से 10 साल, ठीक है, दूसरा परंपरागत 10 साल से ये 13 साल तक बताया है, उत्तर परंपरागत 13 साल से 16 साल। ये कोई स्तर नहीं है लॉरेंस कोहलबर्ग में, और प्रत्येक के 2-2 चरण बताए हैं। तो उन चरण में से ही डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आप इस चरण देखने के लिए या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने याद नहीं किए हैं सही से, या हमारी लॉरेंस कोहलबर्ग की एक सेपरेट कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू वीडियो है, उसको देख लीजिए। यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा 100%। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सामुदायिक कल्याण की प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत
कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित है? तो मैंने बताया था कि सामाजिक जो है कानून व्यवस्थाएं और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के अनुसार उत्तर परंपरागत स्तर में आएगी, और जबकि यही प्रश्न अगर जीन पियाजे से संबंधित पूछा जाए तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखिए इस बात को बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकें? तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये जरूर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया? सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड। तो इसका सही आंसर है परिकल्पित स्थितियां। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? यानी कि अपने व्यवहार का रिजल्ट क्या होगा उसके बजाय दूसरों की अपेक्षा एक्सपेक्टेशन पर कार्य करता है। स्तर बताना है आपको, कौन सा स्तर होगा? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, औपचारिक परंपरागत स्तर। तो इसका सही आंसर होगा परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? ठीक है, आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से हम हार्वर्ड गार्डनर को शुरू कर रहे हैं। 4-5 प्रश्न इनसे संबंधित हमने लिए हैं जो कि कंप्लीट हार्वर्ड गार्डनर को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ध्यान रखिए इनका स्टेटमेंट, जो इनका सिद्धांत है बुद्धि का, उसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। इसका मतलब है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। तो यह स्टेटमेंट आप रट लीजिए, इससे जरूर एक प्रश्न मिलेगा कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। स्टेटमेंट रट लीजिए, इससे संबंधित प्रश्न मिल सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बच्चे 8 बुद्धि सही से याद नहीं कर पाते हैं। तो याद कर लीजिए, या बार बार कह रहा हूं हमारे टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी नहीं है वो बताना है, और इसका सही आंसर है भावात्मक बुद्धि। भाषाई बुद्धि भी है, जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि और संगीत बुद्धि जो म्यूजिशियन होते हैं उनमें पाई जाती है। तो ध्यान रखिए दूसरा जो है ऑप्शन, इस तरह भावात्मक बुद्धि का उन्होंने कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं और मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? यानी दूसरों की भावनाओं को, इमोशंस को, मनोदशाओं को, इरादों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उनमें अंतर्वैयक्तिक होता है। एक बात ध्यान रखिए, अंतरावैयक्तिक नहीं होगा। इंग्लिश को कभी कभी पढ़ लिया करें कि ये इंटर होता है, ठीक है, और ये इंट्रा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अंतर्वैयक्तिक होगा ना कि अंतरावैयक्तिक होगा। तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? बताओ क्या होगा आंसर? अंतर्वैयक्तिक गलत। भाषाई लेखक या कवि के पास होती है शारीरिक गति संवेदी, हमेशा ध्यान रखिए। और इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगर कोई नृत्य में एक्सपर्ट है, डांस या कोई खिलाड़ी है, तो उसके पास हमेशा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होगी। संगीतात्मक म्यूजिशियन के पास होगी। तो ये गलत। सही आंसर तीसरा होगा।
29 देखिए, हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से प्राकृतिक बुद्धि शामिल है, स्थानिक बुद्धि शामिल है, अंतर्वैयक्तिक शामिल है, बोधन बुद्धि शामिल नहीं है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दोनों संभावित प्रश्न थे, एक भावात्मक बुद्धि और बोधन बुद्धि, ये दोनों शामिल नहीं है। इनको हमने प्रश्नों को इसीलिए रखा था, ठीक है, तो इनको देख लीजिए ध्यान से। 30 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और अच्छा लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो सीधा आंसर हो गया भाषाई बुद्धि। 31 देखिए, यहाँ से हम अधिगम विकार के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न पिछले जो सीटेट हुआ है इसमें ऑटिज्म और ADHD से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो हमने इनको अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है 2-3 प्रश्नों में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आ सकता है। तो स्वालीनता या ऑटिज्म विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों में प्राय कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है? कमी नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, कमी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे किस तरीके की कमी होती है इनमें, बल्कि पूछ रहा है किस तरीके की सामर्थ्यता है। अगर वो सामर्थ्यता पूछ रहा है तो सही आंसर होगा विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना। एक बार इस तरीके से इसको पूछा गया है कि विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना को बारीक सजगता या बारीक रूप से ध्यान देना, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अगर पूछे स्वालीनता या ऑटिज्म विकार से जूझ रहे अभ्यर्थियों में या विद्यार्थियों में किस प्रकार की कमी होती है, तो वो होता है संप्रेषणात्मक कौशल की कमी होती है। अगर कमी पूछे बेटा तो आप ये लगाएंगे, और पूछ रहा है सामर्थ्यता तो आप पहला वाला ऑप्शन लगाएंगे विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? देखिए फिर से प्रश्न आ गया, कुछ बच्चे बेटा ADHD लगा देते हैं, गलत है। इसका सही आंसर है ऑटिज्म या स्वालीनता। अभी मैंने बताया था कि सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में जो कठिनाई होगी तो स्वालीनता लगाएंगे, ऑटिज्म लगाएंगे, ठीक है। कंफर्म, क्लियर। चलिए 33 देखते हैं, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? कमी नहीं बता रहा है, पूछ रहा है फिर से किस गुण को दर्शाते हैं, यहीं पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। किस गुण को दर्शाते हैं? तो 33 का सही आंसर होगा आवेगशीलता को दर्शाते हैं, ठीक है। बिना सोचे समझे, बिना किसी परिणाम की आशा किए हुए, ध्यान में रखते हुए किसी कार्य को करना आवेगशीलता कहलाती है। तो ऐसे बच्चों में क्या विकार होगा? ADHD। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया नहीं होगा, लेखन वैकल्य भी नहीं होगा, वाचन वैकल्य होगा, डिस्प्रैक्सिया नहीं होगा, गति समन्वय वैकल्य जिसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, लेखन भी नहीं होगा। सही आंसर होगा यानी कि वाचन वैकल्य जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न लगभग हर बार पूछा जाता है, बस अंतर इतना है ये घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो पहला भी नहीं होगा जिसे डिस्कैलकुलिया, लेखन भी नहीं होगा डिस्ग्राफिया, गति समन्वय डिस्प्रैक्सिया भी नहीं होगा, डिसलेक्सिया होगा बेटा। तो ध्यान से कि शब्दों को पढ़ने, ये आ गया शब्द पढ़ना, ठीक है। तो क्या होगा? उनकी व्याख्या करने, यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। समझना और पढ़ना तो सीधे आप आ जाएंगे वाचन वैकल्य। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश का सहारा जरूर ले, मैं बार बार कह रहा हूं। 35 देखिए, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षण, IQ परीक्षण गलत, बहु विकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण गलत, साल के अंत में यानी कि सत्रांत परीक्षाएं गलत, केस अध्ययन या स्टडी के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी विशिष्ट जो है अधिगम कठिनाई को पहचानने के लिए। 36 देखिए, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य फिर से आ गया, डिसलेक्सिया की क्या विशेषता है? तो सही आंसर होगा लेख के बोध में कठिनाई, अंडरस्टैंडिंग में कठिनाई, ठीक है। लेख नहीं, लेख समझ के आप इससे ना लगाएं सही। तो ध्यान रखिए लेख के बोध की बात हो रही है, समझने की, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? कौन अधिगम के लिए बाधक है? लचीली पाठचर्या बिल्कुल बाधक नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट है। अधिगम के लिए बहुत संवेदी उपागम, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
और विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण। देखिए समूहीकरण, वर्गीकरण, रटना, याद करना, याद कराना और योगात्मक आकलन, फेल करना, परीक्षा में प्रमोट करने से रोकना, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं, तो ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और यही पूछा है कौन सा बाधक बन सकता है, तो बेटा सीधा सीधा आंसर तीसरा होगा कि समूहीकरण। अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय गतिविधियों का प्रयोग, ये भी नहीं होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा समूहीकरण। 38 देखिए कि पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है। केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे पास क्या है, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। जब भी व्यक्तिगत भिन्नताएं, पिछड़े वर्ग की बात हो, तो हमें समावेशी शिक्षा यानी सभी को सभी के साथ एक समान रूप से शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, गलत। उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल सही है। सबसे पहले उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। उन विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, तो ये गलत है। उनके विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, ये गलत है। 39 देखिए शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो कैसा हो, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसको एक्सेप्ट करे, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे, तो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। रूढ़िवादी और मानवीय नामीकरणों को बढ़ावा दे, गलत। योग्यता बारे में सत्य धारणा को पोषित करे, गलत। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, ये भी गलत होता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। योग्यता आधारित अलगाव, अलगाव बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अलग बल, मैंने बार बार बताया, ये भी गलत है। और समर्थ निर्माण और संवेदीकरण, बिल्कुल सही है, समर्थ का निर्माण और संवेदीकरण। अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, बिल्कुल गलत है। अधिगम कराना है, ना कि पाठ्यक्रम पूर्ण कराना है, यानी सीखना सिखाना है उन्हें कि सीखा कैसे जाता है, लर्निंग करानी है, ना कि परीक्षाओं पे जोर देना है, पाठ्यक्रम पे जोर देना है। तो सही आंसर होगा तीसरा। और इसीलिए एक लक्ष्य शुरू किया गया है जिसे निपुण भारत मिशन, जो कि 2025 तक बुनियादी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इसे पूरा करना है, जो कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निपुण। 41 देखिए विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए। ऑप्शन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बिल्कुल गलत है। विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार के असमान व्यवहार के रूप में, अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 41 का दूसरा, कि विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। कोई भी अगर जो विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, अगर किसी की डिफरेंट वर्ग से, चाहे कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, चाहे कम प्रतिभाशाली बच्चा है, चाहे कमजोर बच्चा है, चाहे विकलांग है, चाहे दिव्यांग है, जैसा भी बच्चा है, हमें सभी को समान रूप से देखना है, ठीक है। उनको बाधा के रूप में नहीं देखना है, उन्हें असमान व्यवहार नहीं करना है, अभिसारी चिंतन नहीं। हमेशा ध्यान रखिए सही आंसर होता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट चिंतन में बेटा क्या सीखता है बच्चा, बहुत सृजनात्मक होता है बच्चा, ठीक है। सृजनात्मकता की बात आती है, क्रिएटिविटी की, वो अपसारी चिंतन में होता है, तो अपसारी चिंतन गलत। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अलगाव पक्षपात को काट देते हैं, समता और समानता में गड़बड़ कर देते हैं। तो बेटा ध्यान रखिए सही बात होगी इक्विटी, ठीक है, यहाँ पर समता, ठीक है, सही आंसर होगा समता। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन, किसके वंचित वर्गों से, निम्न में से क्या जरूरी है। अनम्य पाठ्यक्रम, अनम्य मतलब कठोर, नम्य मतलब होता है लचीला, अनम्य मतलब कठोर, तो ये गलत है, कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत है। उचित समायोजन बिल्कुल सही होगा, और दुर्गम इमारती संरचना ये गलत है। या तो होता बेटा क्या होता, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, या तो होता बाल केंद्रित, ठीक है। परीक्षा केंद्रित गलत है, परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, ये सब गलत है।
44 देखिए, एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते, दो तरीके का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा और स्वालीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता बनाए रखना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधिगम में जो है कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना, निरंतरता बनाए रखना। कक्षा स्थिति में भिन्नताएं और लगातार बदलाव करता रहना गलत। उन्हें स्वयं को बड़े समूह में अपने सामने व्यक्त करने को कहना, ये गलत है। उन्हें विशिष्ट संकाय में अलग नहीं पढ़ाना है तो विशिष्ट संकाय में नहीं पढ़ाना, तो ये भी गलत आंसर होगा। 45 देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE जो है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, प्रतिस्पर्धा करना, मैंने बता दिया गलत है। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना बिल्कुल सही है। निरंतर लगातार उनका परीक्षण करना, और एक तरीके से ये रचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के तहत आता है। केवल शैक्षिक गतिविधि के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन गलत। सत्र के अंत में परीक्षा और कक्षा पदोन्नति, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, गलत होगा। तो सही आंसर होगा दूसरा। 46 क्वेश्चन देखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सीधे सीधे आंसर पे आते हैं। सही आंसर होगा विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति जो प्रोग्रेस है उसके प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना, समझ विकसित करना। अंकों की व्यापकता बिल्कुल गलत है। सफल असफल करना बेटा यहाँ पे गलत है, और विद्यार्थियों को ग्रेड देना, अंक देना, सफल असफल करना, क्लासीफाई करना, नामीकरण करना, रटाना और उसको प्रमोट करना अगली कक्षा में, ये सारे गलत हैं। ठीक है। 47 देखिए, रचनात्मक आकलन, ठीक है, फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है वो क्या है? सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। बिल्कुल सही आंसर है ये, लगातार समूची अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। तो विशिष्ट शिक्षक द्वारा गलत है। ठीक है, तो सही आंसर होगा तीसरा। 48 देखिए, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, तो यही आंसर बिल्कुल सही होगा कि मूल्यांकन को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करना है, ना कि आधा पाठ्यक्रम पूरा होने पर, सत्र के अंत में भी नहीं, सत्र के शुरू में भी नहीं। तो सही आंसर होगा पहला। 49 क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, मैं पहले ही मना कर चुका हूं, ये गलत होगा। विद्यार्थियों असफलता का डर, तो ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों में असफल के रूप में वर्गीकृत करना, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम इमारती ढांचा, विविधता को स्वीकृति। सही आंसर है विविधता को स्वीकृति। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं भी आपको कोई समस्या हो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कहीं भी अगर आपके लिए कोई समस्या हो, हमारे सीटेट प्लेलिस्ट में डिफरेंट पूरी सीटेट की टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, उनको स्पीड बढ़ा के 1.5x की स्पीड से आप देख सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं या किसी भी एग्जाम से संबंधित जरूरी अपडेट्स और जरूरी सभी तैयारियों के लिए बहुत आवश्यक होगा वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप अच्छे से अपना पेपर देंगे, पूरी मोटिवेशन के साथ पेपर दीजिए, किसी का फालतू का ज्ञान मत लीजिए और कोई ज़्यादा झिकझिक मत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।